नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHA इंसार। आज हमारा विषय है कि बढ़ते तापमान से मिट्टी के जीवांश को कैसे बचाएं। देखिए, अब लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके साथ साथ वातावरण का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का लगभग हर सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव प्रभावित हो रहा है। अब मई जून के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है काफी क्षेत्रों में। तो अब जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य जैविक कार्बन इसका इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। इसके साथ इस बढ़ने वाले तापमान का क्या संबंध है? देखिए, जब 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है तो जो मिट्टी का जैविक कार्बन है वो लगभग उसका 45% अंश वायु में जाने लग जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है। और ये तापमान लगभग हमारा इस सीजन में रहने वाला है, इससे ज्यादा भी। अब आप देखेंगे कि इससे हम जैविक कार्बन को कैसे बचा कर रख सकते हैं। देखिए, जो हमारा प्लेन यानी कि मैदानी जो क्षेत्र है, विशेष तौर पे उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य आ जाते हैं इसमें। यहाँ पर जो जैविक कार्बन है मिट्टी का वो 0.3, 0.4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ तक कि इससे भी कम आ चुका है। और यदि यह आधा प्रतिशत से कम है यानी कि 0.50% से कम है तो हमारी जमीनें खेती के लायक नहीं मानी जाती हैं और लगभग हमारी जमीनों का जैविक कार्बन इससे नीचे आ चुका है। अब देखिए, जैसे तापमान बढ़ता है, जो मैदानी क्षेत्र हैं इनका जैविक कार्बन जैसे 0.3, 0.4% है और राजस्थान जैसे एरिया में तो 0.2, 0.1% तक भी आ गया है। जब हम ठंडे इलाकों में जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो ये जैविक कार्बन बढ़ जाता है। यानी कि जो यहाँ पर 0.3, 0.4% तक होता है, वहां पर ये 0.7, 0.8 और 1% तक भी हो जाता है। और अगर हम और भी ठंडे इलाकों में जाते हैं, जैसे यूरोप या अमेरिका का उदाहरण लें, तो वहां का जैविक कार्बन हमारे से 10 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। वहां का जैविक कार्बन 2, 3, 4 और 5% तक भी मिलता है। तो ये एक जो तापमान है वातावरण का, इसका मिट्टी के जैविक कार्बन के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। इसका संबंध में फसल के साथ भी हम समझ लेते हैं कि जैसे अब फसल हमारी गेहूं की होती है, फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ने लग जाता है तो गेहूं की पैदावार भी कम हो जाती है, क्योंकि जो बढ़ता तापमान है इसकी वजह से जो नेट एसिमिलेशन रेट है वो कम रह जाता है और जो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। विशेष तौर पर जो C3 प्लांट होते हैं, जैसे धान, गेहूं जैसे पौधे होते हैं, तो इसमें जैसे फसलों के ऊपर पड़ता है, इसका आदमी के ऊपर हम समझ सकते हैं कि जैसे जब ज्यादा गर्मी होती है और हम धूप में काम करने लग जाते हैं तो हम 15, 20 या 30 मिनट में थकने लग जाते हैं। जबकि अगर ठंडा मौसम है, तापमान कम है या सर्दियों का मौसम है तो उसमें हम डबल या ट्रिपल, दुगुना या तिगुना समय तक भी हम कार्य कर सकते हैं। इसका सीधा संबंध यह है कि जब गर्मी बढ़ती है तो ये हमारे फसलों की और जो मिट्टी है उसकी भी ताकत को कम करने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम बचा कर कैसे रखें, अपनी जमीनों को कैसे बचाएं, क्योंकि जो जीवांश है, जैविक कार्बन है, ये जो इस पे मिट्टी का स्वास्थ्य काफी निर्भर करता है और इसके साथ दूसरे पोषक तत्व भी इस ये बांध करके रखता है और फसल को एक धीरे धीरे सप्लाई करता रहता है। इसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर मैं बार बार जोर देता हूं कि गर्मी के मौसम में खेत की कम से कम जुताई करें। हो सके तो फसल की बिजाई अगर हम बगैर जुताई के ही कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे अब गेहूं कटने के बाद हमें ढैंचा या मूंग की बिजाई करनी है तो उसमें बगैर जुताई किए इनकी बिजाई हम कर सकते हैं। जैसे ढैंचा की बिजाई करनी है तो गेहूं की जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, जैसे कंबाइन से जब करते हैं तो इसका जो भूसा होता है, इसका रिपर से उसका हम भूसा बना लेते हैं।
जो पशुओं के चारे के रूप में कार्य करता है। और जो जमीन पर लगभग 15 से 20% अवशेष रह जाते हैं, तो इसमें बगैर जुताई के हम ढैंचे की बिजाई कर सकते हैं और ढैंचे को इसमें छिड़क करके हम बिजाई बो सकते हैं। और एक थोड़ी अच्छी यानी कि सिंचाई, हैवी सिंचाई लगा करके ढैंचे की बिजाई हम कर सकते हैं। जब मूंग की बिजाई करते हैं तो ये भी तापड़ की मशीन से हम बिजाई कर सकते हैं। तो बिना जुताई इसकी हम फसल की बिजाई कर सकते हैं। अगर जुताई करनी पड़े तो कोशिश करें कि कम से कम जुताई करें, यानी कि ध्यान रखें कि हमें अगर फसल की बिजाई के लिए जुताई जरूरी है तो कोशिश ये करें, मान लो 4 या 5 जुताई में खेत की तैयारी होती है, तो कोशिश ये करें कि 2, 3 या जुताई तक ही हम सीमित रहें और खेत की गर्मी में ज्यादा जुताई ना करें और गर्मी में खेत को ज्यादा ना खोल लें और उसको ज्यादा टाइम तक खुला ना छोड़ दें गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसकी वजह से जो खेत का जैविक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के वातावरण में चला जाता है। दूसरा क्या है कि जमीन को ढक कर रखें, कि जैसे हम ये एक रिकमेंडेशन दे दी गई है प्राकृतिक खेती में आंध्र प्रदेश में कि 365 दिनों तक खेत को ढक कर रखेंगे तो अच्छी पैदावार आती है और जमीन की ताकत भी बनी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो जमीन को हम ढक कर रखते हैं, चाहे अवशेष से ढक कर रखें या फसलों से ढक कर रखें, जैसे मैंने बताया कि अब मूंग या ढैंचा की हम बिजाई कर सकते हैं, या जो सब्जी ग्रोवर हैं, जो वेजिटेबल ग्रोवर हैं, वो सब्जियों के माध्यम से भी इसको एक लाइव मल्चिंग के तौर पर सरफेस पर रख सकते हैं। यानी कि जो मिट्टी की सतह है उसको अगर हम फसल से या अवशेषों से ढक कर रखेंगे तो उससे जो वातावरण की गर्मी है वो जमीन पर सीधी कम पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका खरपतवार भी कम जमेंगे, पानी की बचत होगी और जो एक सूक्ष्म पर्यावरण है, जो अवशेष जैसे हम यूज करते हैं तो उसके नीचे एक सूक्ष्म पर्यावरण बन जाता है, उसमें उचित मात्रा में नमी रहती है और मिट्टी का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से जो सूक्ष्म जीवाणु में केंचुए हैं उनकी वर्किंग भी लगातार बनी रहती है, उनकी एक्टिविटी लगातार बनी रहती है। और अगर हम फसल उसमें ग्रो करके रखते हैं तो उसकी जो जिंदा रूट सिस्टम है, ऊपर से तो ये ढक कर रखते हैं और इनकी जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो जिंदा रहती हैं, उनके अंदर से भी मिट्टी में एक जो एक्जुडेट्स हैं यानी कि जो एलिलो रसायन हैं वो उनको जमीन में आते रहते हैं और जो भोजन काफी मात्रा में जो पौधा अपने पत्तों में बनाता है उसका लगभग 1/3 भोजन जड़ों में भेज देता है ताकि जड़ों का विकास हो और जड़ों के आसपास या जड़ों के ऊपर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे दाल की फसलों में राइजोबियम होता है, उनका विकास हो और जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ज्यादा हो और जो जड़ों से भोजन भी सूक्ष्म जीवाणुओं को, केंचुओं को मिलता रहे और जिसकी वजह से सूक्ष्म जो पोषक तत्व है या दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी पौधों की उपलब्धि उनकी बढ़ जाए। तो ये 2 मुख्य रूप से मैंने बताया आपको। तीसरा प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती करने में जो जीवांश है अपने आप बढ़ने लगता है वो, और प्राकृतिक खेती में ये जो दोनों मैंने ऊपर बताए हैं आपको गर्मी से बचाने के लिए, इन दोनों का पालन किया जाता है। ये ऊपर वाले दोनों ही यानी कि खेत की कम से कम जुताई या जीरो टिलेज या जैसे लाइव मल्चिंग है या अवशेष मल्चिंग है यानी कि मिट्टी को ढक के रखना, ये दोनों ही पिलर हैं, बहुत एक मुख्य कंपोनेंट है प्राकृतिक खेती के। इसके अलावा प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह जो डालते रहते हैं या एक क्रॉप जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, यानी कि कई तरह की फसलें एक साथ लेते हैं तो उसमें भी जो मिट्टी का जैविक कार्बन है वो बना रहता है और उससे एक जमीन एक ढकी भी रहती है और जिसकी वजह से जैसे हम जीवामृत, घन जीवामृत जमीन में अप्लाई करते हैं तो ये एक बायोस्टिमुलेंट की तरह से, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो डोरमेंट हो गए हैं, जो कम एक्टिव होते हैं, उनमें भी एक्टिविटी आ जाती है और उनकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से उनकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी आ जाती है और उसकी वजह से खेत में केंचुए बढ़ने लगते हैं और इस तरह से जो हमारी मिट्टी में, जो खेत की मिट्टी में जैविक कार्बन है उसको हम बचा भी सकते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता भी चला जाता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की ताकत है वो भी बढ़ती चली जाती है और जो इम्यूनिटी है मिट्टी की और पौधों की वो भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं वो इसमें बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद।